अगर किसी कॉम्प्लेक्स में सभी लिगेंड सेम होते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, होमोलैप्टिक बोलते हैं। और डेंसिटी कैसे देखेंगे, नेगेटिव चार्ज से, जिस पे जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उतना ही मेटल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी ही ज्यादा। जिंक +2 आएगा। जिंक +2 कैसा होता है, D10 सिस्टम, यानी सारे के सारे डी क्या है, फिल्ड है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम LN-T20 सीरीज के इस एपिसोड में टॉपिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को डिस्कस करने वाले हैं। आज हम 20 क्वेश्चंस के थ्रू इस टॉपिक का फास्ट फॉरवर्ड रिवीजन करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1। पहले क्वेश्चन से चालू करते हैं। क्वेश्चन 1 है बेटा अपने पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। इनमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है या संकुल लवण है हमारे पास। तो याद कीजिए, आपको कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की डेफिनेशन में साफ साफ बताया गया था कि वो एडिशनल कंपाउंड जो वाटर में डिसॉल्व होने के बाद अपने कंस्टेंट आयन की बजाय एक नए कॉम्प्लेक्स का क्या देते हो, टेस्ट देते हो, वो क्या कहलाते हैं, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। यहीं पे अगर मैं डिस्कस करूं, डबल सॉल्ट क्या होते हैं। डबल सॉल्ट वो एडिशनल कंपाउंड होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व होने के बाद कंप्लीटली डिसोसिएट होके अपने सभी आयंस का टेस्ट देते हैं। अब आपको एग्जाम्पल में याद हो, और 3 एग्जाम्पल कौन कौन से हैं याद कीजिए। पहला KCl MgCl2.6H2O, इसको आप लोग कार्नेलाइट के नाम से जानते हैं। और आप जानते हैं अगर इसको एक्वस सॉल्यूशन में दिया जाए तो यहां से आपके पास पोटेशियम, मैग्नीशियम सभी का टेस्ट मिलेगा। इसका मतलब जो भी आयंस थे आपके पास सॉल्ट के अंदर, सबका इंडिविजुअल टेस्ट मिल रहा है। तो ये तो एक डबल सॉल्ट का एग्जांपल हुआ। सेकंड एग्जांपल आपको देखते ही कुछ याद आया होगा, और इसका नाम है मोर सॉल्ट। और मोर सॉल्ट भी याद कीजिए बच्चों कैसा होता है, डबल सॉल्ट का एग्जाम्पल है। जैसे ही इसको आप एक्वस सॉल्यूशन मिलाएंगे, आपको आयरन +2 फेरस आयन का टेस्ट मिलेगा, साथ में अमोनियम आयन का भी टेस्ट मिलेगा, और साथ में मिलेगा बेटा आपको सल्फेट आयन का टेस्ट। इसका मतलब फिर से सभी आयंस ने अपना अपना इंडिविजुअल टेस्ट परफॉर्म किया है। नेक्स्ट देखिए ध्यान से, K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस .24H2O, देखते ही याद आया होगा पोटास अल्म फिटकरी जिसको आप लोग कहते हो। एक्वस सॉल्यूशन में जैसे ही आप इसको डिसॉल्व करेंगे, ये भी अपने कंस्टेंट आयंस पोटेशियम, एल्यूमिनियम और सल्फेट, इन सभी आयन का टेस्ट परफॉर्म करता है। लास्ट है बेटा हमारे पास 4 टाइम्स KCN FeCN2। याद कीजिए, इसका एग्जाम्पल हमने किया था कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के अंदर, और यहां से अपने को मिलता है K4FeCN होल 6। और अगर आप इसको एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया जाए या एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे तो आपको मिलेंगे पोटेशियम आयन, और साथ में मिलेगा FeCN होल 6। ये एक आपके पास एनाइन होगा जो अलग से टेस्ट देगा, और इसी को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स। इसलिए हमारा आंसर होगा बेटा 4th। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहीं पे आपके पास इसी को एक्सप्लेन करके लिखा हुआ है, और NCERT में ये 3 एग्जाम्पल ही हैं डबल सॉल्ट के बेटा। अगला क्वेश्चन है बेटा अपने पास, द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। सबसे पहले बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कितने डोनर साइट्स अवेलेबल है हमारे पास, कितने आपके पास कोवलेंट बॉन्ड बन रहे हैं। तो देखिए जरा ध्यान से, यहां पे क्रोमियम के साथ में 3 लिगेंड है, ऑक्सलेट लिगेंड है। आप सब जानते हैं जो ऑक्सलेट लिगेंड होता है ये होता है बाइडेंटेट। बाइडेंटेट का मीनिंग क्या है बेटा, जिसके पास एटलीस्ट 2 डोनर साइट अवेलेबल होती हैं, उनसे वो क्या बना रहा है, बॉन्ड बना रहा है। इसका मतलब एक ऑक्सलेट कितने बॉन्ड बनाएगा, 2 बनाएगा। तो 3 ऑक्सलेट हैं यहां पे, देखिए जरा ध्यान से, तो 3 कितने बॉन्ड बनाएंगे, 6। इसका मतलब हुआ कोऑर्डिनेशन नंबर या समन्वय संख्या जो है इसकी, वो कितनी होने वाली है बेटा, 6। तो देखिए ऑप्शंस में, ऑप्शन नंबर 1 कैंसिल हो जाता है, 2B। ऑप्शन नंबर 3 में 6 है, यस। ऑप्शन नंबर 4 में 4 है, ये भी क्या हो गया, कैंसिल। इसका मतलब अगर मैं आंसर निकालना चाहूं तो यहीं से मेरा क्या आ गया, आंसर। लेकिन अपन
साथ में क्या निकालना भी सीख लेते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट वाले में आपको कुछ नहीं करना, जिस भी मेटल का आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना होता है आप उसको X एज्यूम करके और अपनी इनइक्वालिटी को सोल्व कर सकते हैं। जैसे 3 पोटेशियम है तो आप जानते हैं इसके ऊपर +3 चार्ज होगा तो 3, क्रोमियम क्या मानना है X। बताइए ऑक्जेलेट पे चार्ज कितना होता है, -2। कितने ऑक्जेलेट हैं ऐसे बेटा, 3, तो -2 × 3 इक्वल टू 0। यहां से x की जो वैल्यू आने वाली है वो है +3। इसका मतलब क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था या ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो क्या है, +3। आंसर विल बी 3rd। इसी को आप देख सकते हैं आगे सॉल्यूशन में भी सेम तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा अपने पास और वो है कॉलम 1 और कॉलम 2। यहां पे कॉलम 1 या लिस्ट 1 के अंदर कॉम्प्लेक्स गिवन है, लिस्ट 2 के अंदर है टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। उन कॉम्प्लेक्स के टाइप कैसे हैं, अब याद कीजिए टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस में आपको बताए गए थे ऑन द बेसिस ऑफ लिगेंड्स। लिगेंड्स अगर सभी डिफरेंट हो तो उसको बोलते हैं हेट्रोलेप्टिक। अगर किसी कॉम्प्लेक्स में सभी लिगेंड सेम होते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, होमोलेप्टिक बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं, अगर हमारे पास सेंट्रल एटम जो होगा अगर वो 1 होता है तो उसको बोलते हैं मोनोन्यूक्लियर, अगर सेंट्रल एटम 2 होता है तो उसको बोलते हैं बाईन्यूक्लियर। सेम वे से ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, कॉम्प्लेक्स के ऊपर अगर चार्ज आता है पॉजिटिव तो वो कहलाता है बेटा कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, अगर चार्ज आता है नेगेटिव तो वो कहलाता है एनायनिक कॉम्प्लेक्स, और अगर कोई चार्ज नहीं है तो कहलाता है न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस। अब चेक करते हैं 1 by 1। देखिए यहां लिखा है FeCN5NO और -2 चार्ज है। सबसे पहले देखिए लिगेंड्स, क्या यहां पे लिगेंड्स साइनाइड और NO दो डिफरेंट टाइप के लिगेंड हैं, यस। इसका मतलब ये होमोलेप्टिक तो नहीं है। कैसा है बेटा, ये हेट्रोलेप्टिक, यानी एक किससे मैच करेगा, Q से। आगे बढ़ते हैं, देखिए आयरन कितना है, 1 है, एक आयरन है तो इसको बोलेंगे मोनोन्यूक्लियर, तो ये Q के साथ में क्या बनेगा, R। अब इसके ऊपर चार्ज नेगेटिव है तो एनायनिक कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, यहां ऐसा कोई ऑप्शन अपने पास अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब A किससे मैच कर रहा है, Q एंड R। ऑप्शन में चेक करते हैं, Q एंड R ठीक है, P एंड R ऑप्शन एलिमिनेट हो गया है, P एंड S ये भी एलिमिनेट हो गया है, PRT ये भी क्या हो गया है, एलिमिनेट। अगर आंसर ही निकालना हो तो हम यहां से आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन सभी कंसेप्ट को सीखने के लिए आगे भी सीखते हैं। सेकंड देखिए FeCO5, वापिस से टाइप ऑफ लिगेंड देखो, एक ही टाइप के लिगेंड है, इसका मतलब B का क्या बनेगा बेटा, P, होमोलेप्टिक। कैसा रहेगा ये, होमोलेप्टिक। एक ही सेंट्रल मेटल है तो कैसा होगा, मोनोन्यूक्लियर। बाईन्यूक्लियर कह नहीं सकते, कैटायनिक है नहीं, कोई चार्ज इस पे है ही नहीं। इसका मतलब B का बनेगा P एंड R। देखिए जरा, क्या B का P एंड R है, यस, बिल्कुल सही। C पे पहुंचते हैं, Mn2CO10, वापिस से लिगेंड देखो, सबसे पहले लिगेंड सभी सेम हैं तो होमोलेप्टिक, यानी C से क्या बनेगा, P। उसके बाद देखिए यहां Mn दो हैं आपके पास मेटल आयन, इसलिए कहलाएगा बाई न्यूक्लियर S। कोई चार्ज नहीं है तो न्यूट्रल कहलाएगा, कैटायनिक ऑप्शन में नहीं हो सकता, यानी C से बनेगा P एंड S। देखिए P एंड S बिल्कुल सही। लास्ट पहुंचते हैं डी ऑप्शन पे, NiEN होल ट्वाइस H2O होल ट्वाइस। बताइए क्या यहां दो डिफरेंट टाइप के लिगेंड आए हैं, यस। एक है आपके पास इथाइलिन डायमीन और एक कौन है बेटा, वाटर। अलग अलग लिगेंड है इसलिए कहलाएगा हेट्रोलेप्टिक, यानी डी का क्या बनेगा बेटा, Q। सेंट्रल मेटल आयन एक ही है इसलिए कहलाएगा मोनोन्यूक्लियर। और ध्यान से देखो कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए कहलाएगा कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, यानी इससे बनने वाला है QRT। देखिए QRT, यानी ऑप्शन नंबर 1 क्या था, बिल्कुल सही। और इसी से हमने टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस नाम का जो टॉपिक है उसको भी कंप्लीटली क्या कर लिया है, कवर कर लिया है। आंसर विल बी 1। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है मोनोन्यूक्लियर होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स और साथ में होने चाहिए पाई एसिड लिगेंड्स। अब देखो पिछले ही क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था मोनोन्यूक्लियर का मतलब क्या है, जहां सेंट्रल मेटल आयन क्या होने चाहिए, सिंगल होना चाहिए, मोनोन्यूक्लियर कहलाता है। होमोलेप्टिक का मतलब क्या होता है, जिसमें सभी लिगेंड्स कैसे हों, सेम हो। और लास्ट आया बेटा पाई एसिड लिगेंड। अब ये पाई एसिड लिगेंड क्या होते हैं समझते हैं। पाई एसिड लिगेंड वो लिगेंड होते हैं जो
इनिशियली मेटल को एक लोन पेयर प्रोवाइड करते हैं टू फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल को देते हैं और पाई बॉन्ड के थ्रू मेटल से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, आइदर इन देयर एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल और देयर वैकेंट डी ऑर्बिटल। तो देखते हैं यहां पाई एसिड के जो लिगेंड हैं, आपने इसके एग्जाम्पल में सुना होगा, CO होता है, कार्बोनिल होता है, साइनाइड होता है, एटसेट्रा। ये बहुत सारे इसके एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। देखते हैं यहां पे मोनोन्यूक्लियर क्या है, यहां पे दो मेटल हैं इसलिए मोनोन्यूक्लियर तो नहीं है, ऑप्शन एलिमिनेट हो गया है। बताइए क्या आयरन एक ही है, यस। मोनोन्यूक्लियर है, ठीक है। होमोलैप्टिक, क्या सभी के सभी आपके पास लिगेंड सेम है, यस, यानी होमोलैप्टिक भी है। लास्ट देखते हैं पाई एसिड, क्या साइनाइड पाई एसिड होता है, यस, इसका मतलब ये आंसर हो सकता है सेकंड। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सबसे पहले मोनोन्यूक्लियर, क्या मोनोन्यूक्लियर है, यस। होमोलैप्टिक, लेकिन यहां तो कैसा है बेटा, हेट्रोलैप्टिक, ऑप्शन एलिमिनेट हो चुका है बेटा आपका। फोर्थ ऑप्शन पहुंचते हैं, वापस से देखा मोनोन्यूक्लियर, एक आपके पास सेंट्रल मेटल आयन है, लेकिन क्या यहां पे फिर से डिफरेंट टाइप के लिगेंड आ गए हैं, यानी ये कैसा है, हेट्रोलैप्टिक। तो बताइए आंसर क्या होगा बेटा अपने पास, सेकंड आंसर हो गया है, आंसर विल बी 2। यहां पे यही बताया गया है क्लासिकल लिगेंड और नॉन क्लासिकल लिगेंड। नॉन क्लासिकल को आप क्या बोलते हो, पाई एसिड, यानी ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं मेटल से, इसलिए पाई एसिड कहलाते हैं। एग्जाम्पल में मैंने बोला था CO, NO+, साइनाइड एटसेट्रा, यही आपके सिलेबस में मेंशन है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा अपने पास, 1 मोल ऑफ द कॉम्प्लेक्स, एक कॉम्प्लेक्स है CONH3 5Cl3, ये कॉम्प्लेक्स है, गिव्स 3 मोल्स ऑफ आयंस, ये 3 मोल आयन देता है ऑन डिसोल्यूशन इन वाटर, यानी जब इसको आप वाटर में डिसोल्व करोगे तो टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने आएंगे, 3 आएंगे वहां पे, ठीक है। 1 मोल ऑफ दिस सेम कॉम्प्लेक्स, इसी सेम कॉम्प्लेक्स का 1 मोल अगर रिएक्ट करता है किससे बेटा, 2 मोल AgNO3 से, AgNO3 से रिएक्ट करेगा तो ये देता है आपके पास 2 मोल्स ऑफ AgCl, क्या है 2 मोल्स ऑफ AgCl। अब आप देख सकते हैं अगर कोई AgNO3 से 2 मोल AgCl दे रहा है, इसका मतलब 2 क्लोराइड आयन काउंटर एनाइन के रूप में होने चाहिए। तो यहां से जो कॉम्प्लेक्स अपन बना सकते हैं वो कॉम्प्लेक्स होगा CONH3 एक क्लोराइड को आप कॉम्प्लेक्स के अंदर रखेंगे और बाकी 2 क्लोराइड को आप कॉम्प्लेक्स में काउंटर एनाइन के रूप में यूज करेंगे। अब देखिए जरा, अगर इसको पानी में मिलाते हैं तो ये एक आपके पास क्या बन जाएगा, आयन, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, और 2 क्या बनेंगे, एनाइन। इन टोटल नंबर ऑफ आयंस अभी भी कितने आ रहे हैं, 3, यानी ये हमारा आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन में ढूंढते हैं कौन सा ऑप्शन है ऐसा, ऑप्शन नंबर 4। देखिए जरा ध्यान से, इसी चीज को अपन यहां समझ सकते हैं। देखिए 2 क्लोराइड हैं, एक कॉम्प्लेक्स है, पानी में जाने के बाद एक कैटायनिक कॉम्प्लेक्स और 2 एनायनिक काउंटर आयन बनेंगे, टोटल 3 मोल ऑफ आयन बने हैं। यहीं से AgCl से रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, AgCl। कितने क्लोराइड हैं बेटा, 2, इसलिए क्या बनेंगे, 2 मोल ऑफ AgCl। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेटल कार्बन बॉन्ड ऑर्डर, यानी आपको मेटल और कार्बन के बंद ऑर्डर का या बंद क्रम का क्या करना है, ऑर्डर को सेलेक्ट करना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है और कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस गिवन हो तो बस आप एक ही बात को याद रखेंगे और वो क्या है, आप सिंपली कहेंगे मोर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन मेटल आयन, जितना मेटल आयन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, मेटल उतना ही अच्छा बैक बॉन्ड या सिनर्जिक बॉन्डिंग को क्या करता है, शो करता है। उससे आपके पास मेटल कार्बन बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो जाएगा और कार्बन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड ऑर्डर है बेटा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, आप मेटल कार्बन का पूछे तो जिसकी डेंसिटी ज्यादा उसमें मेटल कार्बन बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ज्यादा। अगर आपसे CO पूछे तो डेंसिटी कम वाला देखना है। और डेंसिटी कैसे देखेंगे, नेगेटिव चार्ज से, जिस पे जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उतना ही मेटल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी ही ज्यादा।
देखिए जरा, NiCO4 न्यूट्रल है, कोई भी चार्ज है ही नहीं। COCO4 2-, देखिए यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज, इसका मतलब निकिल वाले से तो इस पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा, और यहाँ पे कितना नेगेटिव चार्ज है बेटा, 2, FeCO4 2-, यानी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस पे है बेटा, आयरन वाले पे है। इसका मतलब आयरन वाले का मेटल कार्बन का जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो सबसे क्या होगा, ज्यादा। तो देखिए क्या ये सबसे ज्यादा ऑप्शन में आ रहा है, यस। उसके बाद CO एक नेगेटिव और फिर न्यूट्रल, यानी आंसर क्या होगा बेटा, 4। तो इस तरीके से आप मेटल कार्बोनिल के कॉम्प्लेक्सेस में जहां आपसे बॉन्ड ऑर्डर पूछे, चाहे मेटल कार्बन का पूछे चाहे कार्बन और ऑक्सीजन का, सेम तरीके से आप इनकी बॉन्ड लेंथ के क्वेश्चन को भी क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आंसर विल बी 4th। यहीं पे चीजें एक्सप्लेन की गई हैं आपको, इसको आप रीड आउट कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नेम, हमें कुछ नाम लिख के दिए हैं बेटा, एंड फॉर्मूला ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस, और कॉम्प्लेक्स का क्या लिखा है, फॉर्मूला लिख के दिया है। हमें नेम और फॉर्मूले क्या करना है, मैच करना है, और उसमें बताना है नॉट करेक्ट। तो नोट को आप अंडरलाइन या सर्किल कर देंगे ताकि अपने को पता रहे अपने को करेक्ट नहीं क्या देखना है, इनकरेक्ट देखना है। ठीक है, पहले कॉम्प्लेक्स, पहले ऑप्शन चालू करते हैं। यहां पे देखो टेट्राअमीन, यानी आपके पास यहां काउंटर कैटाइन कोई नहीं है, डायरेक्ट ही लिगेंड और क्या है आपके पास, कॉम्प्लेक्स से चालू करना है। टेट्राअमीन, इसका मतलब कितने अमोनिया है बेटा, 4। ठीक है, कॉपर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +2, तो कॉपर +2। बताइए कॉपर +2 है तो सल्फेट कितना होगा, एक ही आएगा, इसलिए ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि आपके पास कैसा है, ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा इजीली। आगे बढ़ते हैं, डाईअमीन सिल्वर, यानी कितने अमोनिया है बेटा, 2 हैं, सिल्वर Ag +1, तो बताइए कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कितना आया, +1 चार्ज आया, तो आपके पास जो क्लोराइड आयन होंगे वो भी कितना आएगा, एक ही आएगा, यानी Cl1, यानी ये भी बिल्कुल सही है। थर्ड ऑप्शन में पहुंचते हैं, लिखा है पोटेशियम, यानी काउंटर कैटायन लिखा है अब की बार। अब पोटेशियम कितने हैं ये अपने को भी मालूम नहीं है, तो सिंपल आप पोटेशियम लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लिखा है हेक्सासाइनेडो, यानी 6 साइनाइड लिगेंड है। ठीक है, FeCN6 और आयरन के ऊपर फेरेट 3rd। अब बताओ फेरेट कब आता है, जब आपका कॉम्प्लेक्स जो होता है वो कैसा हो, एनायनिक कॉम्प्लेक्स हो, तो मेटल के नाम के पीछे आता है 8, इसलिए क्या लिखा है, फेरेट। और यहां +3 चार्ज है, और आप जानते हैं साइनाइड -1 होता है, तो टोटल इसके ऊपर चार्ज आएगा -3। तो बताइए पोटेशियम कितना आने चाहिए, 3 पोटेशियम, इसका मतलब होगा K3। तो बताइए क्या यहाँ ये K4 लिख के गलत किया है इसने, यस, इसका मतलब ये क्या हो गया है, गलत हो गया है बेटा। आंसर विल बी 3rd। 4th ऑप्शन और सोल्व कर लेते हैं, लिखा है पोटेशियम, फिर से लिखेंगे पोटेशियम कितने हैं, अभी अपने को उसके बारे में जानकारी नहीं है। आगे लिखा है अमीन पेंटाक्लोराइडो, यानी एक तो आपके पास अमोनिया है और 5 कौन है बेटा, Cl। यहीं से पहले प्लेटिनम Pt पे अगर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो बताइए क्या Cl5 यहां से इस पूरे पे -1 चार्ज आएगा, तो पोटेशियम कितना रहेगा, 1, यानी ये बिल्कुल सही है। तो आंसर होगा हमारे पास बेटा 3rd, जो इनकरेक्ट मैच है इस कॉम्प्लेक्स का और उसके नेम का। इसका सही नाम होगा, या सही K4 FeCN6, सही नाम होगा पोटेशियम हेक्सासाइनेडो फेरेट और सेकंड, क्योंकि आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, +2। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां लिखा है NiCl4 2-, निकिल का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का एक कॉम्प्लेक्स गिवन है, दूसरा NiCN4 2-, ये भी निकिल का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का ही क्या है, कॉम्प्लेक्स। सोच सिमिलरिटी, इन दोनों में किसमें सिमिलरिटी है अपने को ये देखना है। ऑप्शन नंबर 1 कहता है ज्योमेट्री चेक कीजिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 में मैग्नेटिक नेचर, दोनों का मैग्नेटिक नेचर देखना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 3 में हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ निकल, और ऑप्शन नंबर 4 में कहता है प्राइमरी वैलेंसी ऑफ निकल। निकल की प्राइमरी वैलेंसी क्या है, प्राइमरी वैलेंसी को ही आप लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं, यानी कुल मिला के ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करनी है। लेट्स चेक 1 by 1। सबसे पहले NiCl4 को सोल्व करते हैं। बताइए क्या NiCl4 को देखते ही सबसे पहला काम यहां निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है।
मान लीजिए निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है बेटा x, कितने क्लोराइड हैं 4, तो -1 मल्टीप्लाई बाई 4 इक्वल टू -2। बताइए इस इनइक्वलिटी को सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी बेटा +2, यानी निकिल का ऑक्सीडेशन स्टेट यहां कितना होने वाला है +2। और आप जानते हैं निकिल +2 का कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन 3d8, 4s में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, सेम 4p में इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब देखते हैं लिगेंड्स को। ये जो Cl लिगेंड होता है ये कोई पेयरिंग नहीं करता, इसलिए इनको बोलते हैं आगे जाके आप वीक फील्ड लिगेंड। यहां कोई पेयरिंग नहीं होगी तो बताइए हमें वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए हाइब्रिडाइजेशन के लिए, और वो 4 वैकेंट ऑर्बिटल होंगे बेटा, 1 s और 3 p, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। यानी यहां निकिल में हाइब्रिडाइजेशन क्या रहने वाला है sp3। और जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो आप जानते हैं ज्योमेट्री कैसे होती है, टेट्राहेड्रल होती है। देखिए जरा ध्यान से, इस 3D सिस्टम के अंदर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये कैसा हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। क्लियर सभी को? तो यानी जो हमसे पूछा गया था उनमें हमने क्या क्या निकाल दिया है, ऑक्सीडेशन स्टेट यानी प्राइमरी वैलेंसी निकाल चुके हैं, जी हाँ, ज्योमेट्री निकाल चुके हैं, मैग्नेटिक नेचर निकाल चुके हैं। सेम हम NiCN4 के लिए भी कर सकते हैं। यहां से भी अगर आप निकालेंगे निकिल का ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा बेटा +2, यानी इन दोनों में प्राइमरी वैलेंसी तो क्या है बेटा, सेम है। आगे बढ़ता हूं मैं। अब देखिए जो आपके पास साइनाइड लिगेंड होता है इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है तो हम करवाते हैं पेयरिंग, बोलेंगे पेयरिंग हो जाएगी, और 8 इलेक्ट्रॉन्स को पेयर करेंगे तो आप इस तरीके से पहले 4 ऑर्बिटल्स में पेयर करेंगे, एक आपके पास d वैकेंट रहेगा, एक s वैकेंट रहेगा, और तीनों p क्या रहेंगे, वैकेंट। क्योंकि मुझे 4 ही ऑर्बिटल चाहिए तो मैं यहां से हाइब्रिडाइजेशन यूज करूंगा dsp2, एक d ऑर्बिटल, एक s और 2 p ऑर्बिटल, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा dsp2। और dsp2 हाइब्रिडाइजेशन होते ही ज्योमेट्री होगी स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। देखिए जरा ध्यान से, क्या इसमें 8 के 8 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं या अनपेयर्ड हैं, पेयर्ड हैं, इसलिए कैसा होगा बेटा, ये डायमैग्नेटिक इन नेचर, यानी ये नेचर वाइज कैसा होगा, डायमैग्नेटिक। और इसी को बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि अंदर वाला डी यूज किया है इसलिए क्या बोला गया है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो अब आप यहां से देख सकते हैं इसकी ज्योमेट्री क्या आ रही है, स्क्वायर प्लेनर। NiCl4 वाले क्या आ रही थी बेटा, टेट्राहेड्रल। दोनों का हाइब्रिडाइजेशन भी डिफरेंट था, तो यहां पे आंसर हो जाएगा बेटा 4th, यानी दोनों की प्राइमरी वैलेंसी क्या रहने वाली है, +2, वही सिमिलरिटी है, बाकी तीनों चीजें क्या है इसमें डिफरेंट है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is the correct order of increasing strength of ligands to form coordination complex? इसका मतलब सिंपली अपने से क्या पूछा गया है, अपने से पूछ रहा है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लिगेंड्स इन लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ। और अगर आपको याद हो तो आपको बताया गया था कि हेलोजेंस 3D सीरीज के लिए हेलोजन और सल्फर जो डोनर होते हैं वो वीक फील्ड होते हैं, उनसे स्ट्रॉन्ग होते हैं ऑक्सीजन डोनर, और उनसे स्ट्रॉन्ग होते हैं नाइट्रोजन, और उनसे स्ट्रॉन्ग होता है कार्बन डोनर। यानी सबसे स्ट्रॉन्गर कौन होते हैं, कार्बन डोनर, सबसे वीकर में कौन आते हैं बेटा, हेलोजेंस या सल्फर डोनर। अब देखिए जरा, क्या ये कार्बन डोनर है लेकिन सबसे वीक लिखा है, यानी ऑप्शन ये क्या हो गया है, एलिमिनेट। दूसरा, क्या यहाँ HCN है, F है, कार्बन डोनर सबसे स्ट्रॉन्ग होंगे आपके पास, तो यानी ये सबसे आगे रहेगा, ये भी सबसे आगे, ये ऑप्शन में क्या हो गया है, एलिमिनेट। अब अपने पास बेटा 2 ऑप्शन बच गए हैं, उन दोनों में अपने को पता होना चाहिए थायोसाइनाइड और फ्लोराइड में कौन वीक फील्ड है, और उसमें अगर आपको याद हो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, तो थायोसाइनाइड जो होता है वो वीक फील्ड होता है एज कंपेयर टू फ्लोराइड आयन, इसलिए आंसर 2 विल बी द करेक्ट। ये क्या हो जाएगा, फिर से एलिमिनेट। यहीं पे आपको हमने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिख के दी है, इससे पहले भी क्वेश्चन आ चुके हैं, तो उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को ये याद है, और ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा आप हमेशा क्या करेंगे, इसको बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। आपको इन सबको क्या करना है बेटा, मैच करना है। लिस्ट 1 में कुछ कंपाउंड्स लिख के दिए हैं,
लिस्ट 2 में उन कंपाउंड्स के सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन गिवन है। यानी हमें यहां पे इन कंपाउंड्स के लिए क्या निकालना है, सभी के लिए हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। शुरुआत करते हैं ए से। सबसे पहले देखिए क्या यहां 6 लिगेंड हैं, यस, और अगर लिगेंड 6 होते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन मिलेगा या तो sp3d2 या मिलेगा d2sp3। अब उसको भी चेक करते हैं। सबसे पहले जब भी किसी कॉम्प्लेक्स में आप हाइब्रिडाइजेशन निकालिए, पहला काम है आप ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कीजिए। देखिए क्या यहां अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड है, यस, यानी निकिल का यहां ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा +2, और आप जानते हैं निकिल +2 होता है 3d8। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में अगर d8 आपके पास सिस्टम आ जाता है तो आप अंदर वाले d ऑर्बिटल यूज नहीं कर सकते, आप सिर्फ और सिर्फ बाहर वाले d ऑर्बिटल यूज करेंगे और वो होगा हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। यानी यहां पे जो हाइब्रिडाइजेशन होने वाला है वो क्या होने वाला है, sp3d2। तो देखिए ए का आंसर मिलेगा 2, ए का आंसर 2 फर्स्ट ऑप्शन है, सेकंड है, लेकिन थर्ड और फोर्थ क्या हो चुके हैं, एलिमिनेट हो चुके हैं। तो यानी 2 ऑप्शन तो यहां से क्या हो चुके हैं, आउट। सेकंड पहुंचते हैं, प्लेटिनम। जैसे प्लेटिनम को देखेंगे याद आएगा आपको 4d और 5d सीरीज के अगर सेंट्रल एटम होते हैं तो उनके लिए सभी लिगेंड कैसे बिहेव करते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करते हैं और वो पेयरिंग कर सकते हैं। देखते हैं यहां पे पहला काम, प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए। क्या प्लेटिनम फिर से +2 में है, यस, और प्लेटिनम +2 में है, इसका मतलब कैसे सिस्टम है बेटा, d8। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन या तो मिलेगा sp3 या फिर मिलेगा dsp2। अगर हम अंदर वाला d वैकेंट करवा पाए पेयरिंग से तो अंदर वाला d यूज कर सकते हैं। और देखिए यहां पे प्लेटिनम होने के कारण सारे के सारे लिगेंड कैसे होंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड, इसका मतलब यहां पेयरिंग होगी और अंदर वाला d ऑर्बिटल क्या हो जाएगा, वैकेंट। तो यहां आपके पास कह सकते हो हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा dsp2। ठीक है, तो यानी बी ऑप्शन मिलेगा थर्ड से। ऑप्शन चेक करते हैं, यहां ए का 2 बी का 1, यानी ये तो क्या हो गया है, गलत। ये क्या है, बिल्कुल सही। आंसर इतने में आ चुका है, लेकिन बाकी दोनों को भी सीख लेते हैं। क्या वहां से बोल रहा है, निकिल CO4 कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन रहेगा sp3। वैसे भी देख सकते हो sp3 एक ही ऑप्शन है, चेक कर लेते हैं कैसे आया है। निकिल ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए और वो आएगा बेटा आपके पास 0, और 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में 4s2 3d8। बोलो यस और नो। अब क्योंकि एस सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं तो मुझे उसको वैकेंट करवाना है, तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे बेटा, डी में, तो ये सिस्टम हो जाएगा 3d10। और इस तरीके से मैंने ऐसे सब शेल को क्या करवा लिया है, खाली करवा लिया है। तो डी में अब 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी डी अब यूज हो ही नहीं सकता। तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा बेटा sp3। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या जाएगा, sp3। लास्ट है बेटा कोबाल्ट ऑक्सलेट के साथ आया है। याद कीजिए यहां पहला काम है ऑक्सीडेशन स्टेट, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा +3, और कोबाल्ट +3 देखते ही आप बोलेंगे 3d6। याद करो, नोट करके एक बात लिखवाई हुई है आपको, कोबाल्ट +3 में अगर आ जाए और उसके साथ हो ऑक्सीजन डोनर लिगेंड, तो वो लिगेंड किसकी तरह बिहेव करते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करते हैं और वो पेयरिंग करते हैं। इसका मतलब ये जो ऑक्सलेट है ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। और D6 है और D6 में पेयरिंग करवाओगे तो आप जानते हो 3D के जो ऑर्बिटल हैं वो क्या हो जाएंगे, पेयर हो जाएंगे, 2D खाली रहेंगे, तो हाइब्रिडाइजेशन बन जाएगा बेटा इससे D2sp3। बोलो क्लियर सभी को। तो इस तरीके से आप इन सभी पॉइंट्स को याद रखें, खास करके लास्ट वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया हुआ है। आंसर हम पहले ही बात कर चुके हैं, सेकंड हो जाएगा इसका। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगले क्वेश्चन में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स। ये स्पिन फ्री क्या होता है, अगर आपने सुना हो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, आपने जनरल यही सुनते हैं हाई स्पिन, और हाई स्पिन को ही क्या बोलते हैं, स्पिन फ्री, यानी इनके अंदर कोई पेयरिंग नहीं है।
हमें बस वही ढूंढना है जिसके अंदर कोई पेयरिंग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 से चालू करते हैं, CONH3 होल 6। देखिए क्या कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ +3 है, यस, और कोबाल्ट +3 में होगा तो D6 कॉन्फ़िगरेशन होता है। कैसा होता है? D6। और यहां देखिए ये जो अमोनिया है ये कैसा लिगेंड है बेटा? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और D6 है तो पेयरिंग हो जाएगी। पेयरिंग होगी तो हाइब्रिडाइजेशन होगा D2sp3, और पेयरिंग हुई है इसलिए कहलाएगा लो स्पिन, या इसी को NCERT कहता है स्पिन पेयर्ड भी कहता है। तो ये लो स्पिन है या स्पिन पेयर्ड है। हमें क्या चाहिए बेटा? स्पिन फ्री। तो यानी ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। सेकंड पे आते हैं, आयरन FeCN6 -4, यानी आयरन +2 में है। आयरन +2 का मतलब 3D6 हो गया। वापिस से देखते हैं, साइनाइड कार्बन डोनर लिगेंड है और ये कैसा होगा बेटा? स्ट्रॉन्ग फील्ड, और स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा तो फिर से पेयरिंग करवाएंगे, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, लो स्पिन, स्पिन पेयर्ड, यानी ये भी स्पिन पेयर्ड है, स्पिन फ्री तो नहीं है। थर्ड पे मूव करते हैं, कोबाल्ट F6 और -3, ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करें। कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा, कोबाल्ट +3 जो होता है वो होता है 3D6। 3D6 कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन अब की बार जो फ्लोराइड लिगेंड है वो कैसा है? वीक फील्ड लिगेंड, यानी ये पेयरिंग नहीं करेगा, और अगर पेयरिंग नहीं करेगा तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d2, और पेयरिंग नहीं है इसलिए कैसा है? हाई स्पिन, या इसी को बोलते हैं स्पिन फ्री। तो यानी स्पिन फ्री वाला कौन सा था? थर्ड ऑप्शन था हमारे पास। फोर्थ ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं, NiCN4 2-, निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट अभी हम बात करके आए हैं, +2 है इसमें, 3D8 है, और स्ट्रॉन्ग फील्ड होने की वजह से पेयरिंग हो जाएगी, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। और अगर पेयरिंग हुई है तो बोलेंगे लो स्पिन या स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स है। क्या बोलेंगे? लो स्पिन या स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स। तो आप यहां से अगर आपसे लो स्पिन पूछे या स्पिन पेयर्ड पूछे तो वो बता सकते हो, हाई स्पिन या स्पिन फ्री पूछे तो वो भी आप बता सकते हो। दोनों कंसेप्ट आपने सीख लिए हैं। आंसर विल बी थर्ड। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग। आपको इन सबको अरेंज करना है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। पहली बात तो इंक्रीजिंग ऑर्डर होना चाहिए ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में आना है। हमारे पास कौन कौन से कॉम्प्लेक्सेस गिवन है? पहला कॉम्प्लेक्स है CrCl6 -3, CrCN6 -3 और CrNH3 होल 6 +3। देखिए सभी के अंदर सेंट्रल मेटल क्रोमियम है। ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं, यहां पे भी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आएगा, कैलकुलेट करेंगे आप तब। यहां पे भी +3 आ जाएगा, और यहां पे भी क्या आएगा बेटा? +3। अगर सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट सेम होती है तो हम चेक करते हैं टाइप ऑफ लिगेंड, या लिगेंड की स्ट्रेंथ कैसी है। आप जानते हैं जितना लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड वाला होगा उतना ही स्प्लिटिंग ज्यादा करेगा, यानी अपने को देखना है इनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन है। और याद कीजिए अपन पहले ही बात कर चुके हैं, कार्बन डोनर लिगेंड जो होते हैं वो सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड है, और उसमें साइनाइड दिख गया होगा आपको, यस, और साइनाइड दिखते ही इसका मतलब यहां पे स्प्लिटिंग क्या होगी? सबसे ज्यादा, यानी सेकंड की स्प्लिटिंग सबसे ज्यादा होगी। तो बताइए क्या यहां थर्ड लिखा है? क्रॉस हो गया। सेकंड लिखा है, ठीक है, आंसर हो सकता है। क्या फर्स्ट लिखा है? गलत हो गया है बेटा। फर्स्ट लिखा है, फिर से क्या हो गया है? गलत, यानी आंसर तो क्या आएगा? सेकंड। वैसे आप देख सकते हो साइनाइड के बाद लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ में जब अपन वीक की तरफ बढ़ेंगे तो उसके बाद आएगा अमोनिया, फिर कौन आएगा? Cl, यानी Cl सबसे वीक फील्ड लिगेंड है इनमें से, इसलिए स्प्लिटिंग सबसे कम होगी। उससे आगे कौन आएगा बेटा? अमोनिया। उससे आगे कौन आएगा आपके पास? साइनाइड। सो आंसर विल बी सेकंड। सेकंड आंसर होगा आपके पास। यही लिखा हुआ है यहाँ पे कि क्लोराइड से अमोनिया, अमोनिया से साइनाइड जब आप जाते हो तो लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज करती है। लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगी तो स्प्लिटिंग एनर्जी भी क्या करेगी? इंक्रीज। और जब स्प्लिटिंग एनर्जी इंक्रीज करती है तो डेल्टा नोट क्या होता है? इंक्रीज। और वहां पे हम बोलते हैं लैम्डा एब्जॉर्ब, वेवलेंथ जो एब्जॉर्ब की जाएगी वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज। और यहीं से आप कलर वाले क्वेश्चन को भी क्या कर सकते हैं? सॉल्व। वहां आपसे लैम्डा एब्जॉर्ब पूछे या लैम्डा एमिटेड पूछे, उसी का आपको यहां पे बातें करना है। अगर लैम्डा एब्जॉर्ब डिक्रीज है तो लैम्डा एमिटेड क्या हो जाएगा? इंक्रीज। इस बेसिस पे आप आगे क्वेश्चन भी सोल्व कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिकेट द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म
एग्जिबिटेड बाय द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। एक कॉम्प्लेक्स लिख के दिया है बेटा अपने को, इस कॉम्प्लेक्स ने कौन से प्रकार की समवेता प्रदर्शित करता है अपने को यह बताना है। पहला ऑप्शन देखिए, सबसे पहले लिखा आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म। पहले मुझे ये बताइए आयोनाइजेशन आइसोमर होते क्या हैं। वो आपके पास आयोनाइजेशन आइसोमर शो करेंगे जिनमें जब आप वाटर में डिजोल्व करें तो उनमें डिफरेंट आयंस क्या हो बेटा आपके पास है, वहां पे डिसोसिएट होते हो या डिफरेंट आयन हमें मिलते होंगे। तो देखिए, और ये तब होता है जब आपके पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर कोई एनायनिक लिगेंड हो और स्फीयर के बाहर भी क्या हो, कोई एनायनिक लिगेंड हो, स्फीयर के अंदर भी और स्फीयर के बाहर, ताकि उन दोनों का इंटरचेंज कर दूं मैं तो एक नया टाइप का क्या बन जाएगा आपके पास, आइसोमर। तो देखिए, अगर मैं यहां पे CO NH3 और यहां अंदर लिख देता हूं NO3 और बाहर चला जाए बेटा NO3 और NO2, तो देखिए जरा, पहले वाले को जब आप वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो आपको 2 मोल NO3 के मिलेंगे, लेकिन दूसरे वाले को जब वाटर में डिसॉल्व करो तो 1 मोल NO3 और 1 मोल किसका मिलेगा, NO2 का। यानी डिफरेंट टाइप के आपके पास क्या मिल रहे हैं, आयंस मिल रहे हैं एक्वस सॉल्यूशन में, इसलिए आयनाइजेशन आइसोमर का एग्जांपल होगा। यानी ये तो बिल्कुल सही है। सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं, लिंकेज आइसोमरिज्म। ये लिंकेज आइसोमरिज्म कब होगा, याद कीजिए लिंकेज आइसोमरिज्म कंसेप्ट आता है एम्बिडेंट लिगेंड से। एम्बिडेंट लिगेंड क्या होते हैं, जिनमें एक से ज्यादा डोनर साइट अवेलेबल हो, यानी वो एक से ज्यादा डोनर साइट रखते हो। यहां पे देखिए उसका फेमस एग्जांपल है NO2, और अगर मैं यहां इसको लिख देता हूं CO NH3 होल 5 और ONO, तो बताइए अब की बार बॉन्डिंग किसने की है बेटा, ऑक्सीजन ने। पहले बॉन्डिंग किसने की थी बेटा, नाइट्रोजन ने। यानी अलग अलग लिंकेज आया है मेटल के साथ, पहले नाइट्रोजन लिंकेज कर रहा था, अब कौन लिंकेज कर रहा है, ऑक्सीजन। तो ये किसका एग्जांपल हो जाएगा, लिंकेज आइसोमरिज्म का। यानी 1 और 2 तो बिल्कुल सही है। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के लिए आप सबसे पहले इसको टाइप में लिखेंगे और आप लिखेंगे M। कितने टाइप के हैं अमोनिया, MA5 और B, और याद करो MA5B में कोई भी GI शो करता ही नहीं है। आप चाहे B की पोजीशन कहीं पे भी रखिए, आपको आइडेंटिकल आइसोमर ही दिखाई देगा, यानी ये आपको अलग अलग कंपाउंड मिलेगा ही नहीं। आंसर विल बी 1 और 2 बोथ। फोर्थ आंसर हो जाएगा बेटा आपके पास। आगे आपको ये समझाया है आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म क्या होता है और लिंकेज क्या है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है बेटा, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 1 को पढ़ते हैं, द मेटल कार्बन बॉन्ड इन मेटल कार्बोनिल पोजेसेस बोथ सिग्मा एंड पाई कैरेक्टर। यानी मेटल कार्बोनिल्स में जो मेटल कार्बन जो बॉन्ड होता है उसके अंदर सिग्मा बॉन्ड भी है और कैसा कैरेक्टर है, पाई बॉन्ड का कैरेक्टर भी है। ठीक है, अगर आपको याद हो तो हम कहते हैं मेटल के पास जो वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं, जो हाइब्रिडाइजेशन में जा रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं कार्बोनिल के लोन पेयर से। यानी ये इसके साथ क्या करेगा, ओवरलैप, यहां लोन पेयर साथ होगा। और बताइए मेटल और कार्बन के बीच में पहली ओवरलैपिंग हुई तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा। अब आप क्योंकि जानते हैं मेटल के पास फिल्ड डी ऑर्बिटल्स भी होते हैं, यानी ये जो डी ऑर्बिटल हैं ये कैसे हैं, फिल्ड हैं बेटा। और CO के पास पाई स्टार ABMO वैकेंट होता है। क्या होता है, पाई स्टार ABMO क्या होता है, वैकेंट। अब ये सिग्मा बॉन्ड से तो इलेक्ट्रॉन लेगा और पाई बॉन्ड के थ्रू साइड वाइज ओवरलैपिंग यहां करेगा और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करेगा, वापस से प्रोवाइड करेगा। यानी यहां सिग्मा कैरेक्टर भी है और कौन से कैरेक्टर भी है, पाई। यानी स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट पढ़ के देखते हैं, द लिगेंड टू मेटल इज सिग्मा बॉन्ड। लिगेंड से मेटल, देखो CO से मेटल के बीच सिग्मा बॉन्ड बना है, यस। एंड मेटल टू लिगेंड, और मेटल से लिगेंड, मेटल से लिगेंड कौन सा बॉन्ड बना है, बोलो बेटा, पाई। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो बताइए बोथ स्टेटमेंट 1 और 2 आर करेक्ट। आंसर विल बी थर्ड।
थर्ड हमारे पास क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इसी बात को आगे आपको समझाया गया है डायग्राम के थ्रू। देखिए वापस से ये सिग्मा बॉन्ड बना और ये क्या बना है बेटा, पाई। सेम आपके पास इजीली हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स गिवन इन कॉलम 1, जो कॉलम 1 में गिवन है, विद सेंट्रल मेटल एटम्स गिवन इन कॉलम 2, और सेकंड में जो आपके पास मेटल गिवन है उनसे क्या करना है, आपको मैच करना है। यानी इधर कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिखे हैं, उधर मेटल लिखे हैं, मैच द कॉलम करना है। याद करो क्लोरोफिल, बायो के स्टूडेंट हो आप लोग तो जानते हैं क्लोरोफिल में कौन सा होता है, Mg, यानी ए का क्या बनेगा बेटा 5। ऑप्शन चेक करते, A5 ठीक है, A3 गलत हो गया, A4 गलत हो गया, और A3 ये भी क्या हो गया है, गलत। यानी आंसर तो आ गया है बेटा, इतने से ही अपने पास कौन सा है, फर्स्ट। लेकिन बाकी भी अपन नॉलेज के लिए बात कर लेते हैं। ब्लड पिगमेंट, बताइए ब्लड में कौन होता है, आयरन, सब जानते हैं 4। देखिए क्या बी का 4 है, यस। विल्किंसन कैटलिस्ट, याद कीजिए रोहिडियम का कॉम्प्लेक्स होता है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। यूज किस में आता है, हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्किन्स में काम आता है। कई बार यूज भी पूछ लेता है, कई बार नाम भी पूछ लेता है, तो आपको पता होना चाहिए। लास्ट है बेटा विटामिन B12, विटामिन B12 में कौन होगा बेटा, कोबाल्ट। आंसर विल बी 1। तो आप एक ही क्वेश्चन की हेल्प से 5 अलग अलग टाइप के मेटल और उनके कॉम्प्लेक्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कोबाल्ट कार्बोनिल या कार्बोक्सिलिक कॉम्प्लेक्स CO2CO8, एक CO2CO8 कॉम्प्लेक्स है। नंबर ऑफ CO-CO बॉन्ड्स, याद करो हमने मेटल कॉम्प्लेक्सेस में 3 ही आपके पास पढ़े हैं। पहला FeCO5 पढ़ा है, दूसरा Mn2CO10 पढ़ा था, और तीसरा पढ़ा था CO2CO8। और इसका अगर स्ट्रक्चर याद हो बेटा तो आप कहते थे कोबाल्ट और कोबाल्ट में पहले सिग्मा बॉन्ड है, और यहां पे आपके पास 2 कार्बोनिल कैसे हैं बेटा, ब्रिजिंग के रूप में है, और 3 कार्बोनिल कैसे हैं बेटा, एक पे यहां टर्मिनल है और 3 ही इधर वाले पे टर्मिनल है। यानी टोटल 8 कार्बोनिल्स में से 6 कैसे हैं, टर्मिनल हैं, 2 कैसे हैं, ब्रिज है। क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। कहता है नंबर ऑफ कोबाल्ट कोबाल्ट बॉन्ड कितना है, X। तो बताइए X की वैल्यू कितनी हो गई है, 1, ठीक है, एक ही बॉन्ड है दोनों के बीच में। एंड टर्मिनल CO, बताइए इसको क्या बोला है, Y। टर्मिनल CO कितना है बेटा, 6। बताइए X + Y कितना हो गया है बेटा, 7। देखिए ऑप्शन में 7 कहाँ है, थर्ड। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा इसका, थर्ड। मान लो कभी आगे पूछ ले आपसे ब्रिजिंग कितने हैं, 2 हैं, उसके हिसाब से आंसर कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, यानी कैसा है बेटा वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, D2sp3, और साथ में एज वेल एज कैसा होना चाहिए बेटा, पैरामैग्नेटिक नेचर का होना चाहिए, यानी उसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन भी होने चाहिए। चेक करते हैं 1 by 1। पहले कॉम्प्लेक्स पे आते हैं, जिंक NH3 पहला काम मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करें, जिंक +2 आएगा। जिंक +2 कैसा होता है, D10 सिस्टम, यानी सारे के सारे D क्या है, फिल्ड है, कोई भी इनर ऑर्बिटल यूज होने की संभावना है ही नहीं, तो हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और अगर D10 है, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, तो कैसा होगा बेटा, डायामैग्नेटिक, यानी ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्रोमियम CrNH3 देखिए क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट आया +3, और याद करो क्रोमियम +3 होते ही कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 3d3, मेटल का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 3d3। यानी चाहे आपके पास, देखिए जरा, अगर मैं 3d3 को इस तरीके से लिख देता हूं, बताइए चाहे लिगेंड कैसे भी हो, क्या ये 2 d ऑर्बिटल खाली पड़े हुए हैं, यस।
तो यानी हमें लिगेंड की यहाँ पे कोई आवश्यकता है ही नहीं, चाहे वो वीक फील्ड हो चाहे कैसे हो स्ट्रॉन्ग फील्ड। हाइब्रिडाइजेशन हमेशा क्या रहने वाला है, D2sp3, और ये कैसा रहेगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। कैसा रहेगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन आप देख सकते हैं 3 है, तो कैसा है, पैरामैग्नेटिक। तो आपका जो आंसर है वो तो आ चुका है, इनर ऑर्बिटल भी है और पैरामैग्नेटिक भी है, तो आंसर तो क्या हो जाएगा, सेकंड। बाकी ऑप्शंस को भी एक बार चेक कर लेते हैं। कोबाल्ट NH3 बताइए, कोबाल्ट ऑक्सीडेशन कितना है बेटा, +3, D6 कॉन्फ़िगरेशन होगा, और D6 कॉन्फ़िगरेशन के अंदर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। और अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग होगी, और पेयरिंग करने के बाद हाइब्रिडाइजेशन आएगा D2sp3। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा, ये तो सही है, लेकिन सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर होने की वजह से कैसा हो जाएगा, डायामैग्नेटिक, तो ये आंसर नहीं हो सकता। क्लियर सभी को। फोर्थ ऑप्शन पे आते हैं, NiNH3 6+2, निकिल +2 आया है, D8 आया है। याद करो, मैंने पहले कुछ क्वेश्चन पहले ही बताया था, D8 हो और 6 कोऑर्डिनेशन नंबर हो आपके पास, तो हाइब्रिडाइजेशन हमेशा रहेगा sp3d2, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और कोई पेयरिंग नहीं है यहाँ पे, तो ये कैसा होगा बेटा आपके पास में, पैरामैग्नेटिक। 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक। आंसर हो जाएगा सेकंड। अब आपसे कुछ भी पूछे, इनर ऑर्बिटल पूछे, आउटर पूछे, पैरा पूछे, डाया पूछे, आप इजीली सबको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, IUPAC नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स गिवन है जिसका IUPAC नेम लिखना है। कॉम्प्लेक्स क्या है बेटा, CO NH2CH2CH2NH2। याद करो, ये होता है इथेन 1,2 डाइअमीन। क्या होता है ये, इथेन 1,2 डाइअमीन। पहला काम आप यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर ले, पहला काम यही करना है। क्या करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो बताइए, यहाँ कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट मान लेते हैं X, ठीक है। आप जानते हैं इथेन 1,2 डाइअमीन कोई भी चार्ज नहीं होता, ठीक है। कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से, तो 2x। बताइए सल्फेट पे चार्ज कितना था, -2। कितने सल्फेट हैं बेटा, 3। कितना हो गया बेटा, 0 के बराबर। तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी +3, यानी यहां कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो ऑप्शन में देखिए, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में यहां सेकंड, यानी ये दोनों तो हो ही नहीं सकते, ठीक है। नामकरण चालू करते हैं इसका। बताइए, सबसे पहले लिगेंड लिखेंगे। लिगेंड में ऑलरेडी 1 और 2 आ चुका है, तो हम क्या यूज करते हैं, 3 लिगेंड के लिए ट्रिस। तो क्या बोलेंगे बेटा, ट्रिस इथेन 1,2 डाइअमीन, इथेन 1,2 डाइअमीन। यहां तक बिल्कुल बात है, सही है। अब ये जो कॉम्प्लेक्स है ये कैसा है बेटा, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, और कैटायनिक कॉम्प्लेक्स के अंदर मेटल का नाम एज इट इज लिखा जाता है। अगर ये एनायनिक होता तो इसके नाम के पीछे आता ATE। देखिए यहां लिखा है कोबाल्टेट, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, तो यह कोबाल्ट 3 और सल्फेट। आप जानते हैं काउंटर एनाइंस को सिर्फ उनका नाम लिखते हैं, उनके लिए कोई भी हम लोग डाई ट्राई ट्रिस वगैरह यूज करते ही नहीं है। तो आंसर हो जाएगा बेटे इसका फर्स्ट। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 कहता है चूज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है CFT के रिगार्डिंग, ठीक है। CFT याद करो, CFT एक इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल है, ये बात बिल्कुल सही है, फिजिक्स से लिया गया मॉडल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल है, ये अपन क्लास में बात कर चुके हैं। सेकंड ऑप्शन पे आते हैं, लिगेंड्स। अगर आपके पास एनायनिक लिगेंड होते हैं तो उनको करते हैं पॉइंट चार्जेस की तरह ट्रीट, और अगर आपके पास न्यूट्रल लिगेंड होते हैं तो होता है डाइपोल की तरह ट्रीट, यानी ये बात बिल्कुल सही है। पहले वाले दोनों स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट कहता है इन ऑक्टाहेड्रल। अब याद करो, ऑक्टाहेड्रल के केस में मैंने सिंपली आपको कहा था डी ऑर्बिटल्स 2 टाइप के हैं, एक्सियल और नॉन एक्सियल। एक्सियल डी ऑर्बिटल कौन कौन से हैं, dz² और dx² - y², जो एक्सिस के ऊपर रहते हैं, और एक्सिस से ही ऑक्टाहेड्रल फील्ड के अंदर कौन अप्रोच करते हैं, लिगेंड्स अप्रोच करते हैं। तो ऑर्बिटल्स पॉइंट्स टुवर्ड्स एक्सिस, यानी ये बात बिल्कुल सही है। और dxy yz zx कहाँ होते हैं, डायरेक्टली बिटवीन द एक्सिस, वो एक्सिस के बीच में पाई जाती है, यानी ये बात भी बिल्कुल सही है। और अगर ऐसा होता है तो याद करो, 5 डी ऑर्बिटल इन प्रेजेंस ऑफ स्फेरिकल फील्ड अपनी एनर्जी को लिफ्ट करते हैं, और उसके बाद जब वो पहुंचते हैं ऑक्टाहेड्रल फील्ड के अंदर, उनकी डीजेनरेसी क्या हो जाती है, रिमूव,
और वो टूटते हैं T2G और EG सेट में। याद आया कुछ आपको? T2G और EG, ये T2G सेट वाले, इनकी एनर्जी क्या हो जाती है? डिक्रीज, और EG सेट वालों की एनर्जी क्या हो जाती है बेटा? इंक्रीज। क्लियर सभी को? तो नेक्स्ट ऑप्शन कहता है इन ऑक्टाहेड्रल CFT एनर्जी ऑफ T2G ऑर्बिटल विल डिक्रीज। बताओ, ये तो इंक्रीज हो रही है भाई, ये तो डिक्रीज नहीं है। और T2G के लिए कह रहा है क्या हो रही है? इंक्रीज, यानी बात बिल्कुल गलत हो गई है। यानी आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ। उल्टा लिखा है इसने बेटा, T2G की एनर्जी क्या होती है? डिक्रीज, और EG की एनर्जी क्या होती है? इंक्रीज। तो आंसर 4 विल बी द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following complex ion is not expected to absorb visible light? याद करो, आपको सिंपली कहा गया था विजिबल लाइट को वो एब्जॉर्ब करते हैं जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। यानी कुल मिला के मुझे इन सभी कॉम्प्लेक्सेस में क्या देखना है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो लाइट एब्जॉर्ब करेगा विजिबल रीजन से, अदरवाइज लाइट एब्जॉर्ब नहीं करेगा। वन बाय वन सभी ऑप्शंस को चेक करते हैं। सबसे पहले NiH2O6, देखो निकल +2 में है, D10 सिस्टम है, वाटर। अब आप देखिए D8 सिस्टम होने के कारण चाहे कैसा भी लिगेंड आए, इसमें कोई पेयरिंग नहीं है, और कोई पेयरिंग नहीं है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो आपके पास क्या कह सकते हो यहाँ पे बेटा? ये विजिबल लाइट से, विजिबल रीजन से लाइट क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं NiCN4 2- निकल +2 में है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, D8 सिस्टम है, और साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने के कारण पेयरिंग करेगा, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बेटा? 0। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हैं तो आपके पास ये कोई भी लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो ये कोई भी लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। CrNH3 क्रोमियम +3 में है बेटा, D3 कॉन्फ़िगरेशन। आपको थोड़ी देर पहले बताया D3 होने के कारण अब इसमें कैसे भी लिगेंड हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन D2sp3, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या रहने वाले हैं? 3, यानी इसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये भी विजिबल लाइट से जो लाइट आएगी उसको क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। FeH2O6 आयरन +2 है, लिगेंड देखिए वाटर, कैसा होता है? वीक फील्ड, कोई पेयरिंग नहीं होगी। अगर पेयरिंग नहीं होगी तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d2, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बेटा? 4। अगेन यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यानी ऑप्शन नंबर 1, 3 एंड 4 इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये क्या करते हैं? विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। तो आंसर हो जाएगा बेटा हमारे पास सेकेंड। ये था हमारी तरफ से नीट T20 सीरीज का। उम्मीद है आपने इस लेक्चर को बहुत अच्छे से सुना होगा, और इस लेक्चर की हेल्प से आपका कॉन्फिडेंस ज़रूर बूस्ट हुआ होगा, और हम उम्मीद करते हैं इसी लेक्चर की सहायता से आपके नीट में मार्क्स भी डेफिनेटली इम्प्रूव होंगे। आगे भी ऐसे ही लेक्चर्स आते रहेंगे आपके लिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।